हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आपकी यूट्यूब चैनल हिंद पढ़ाई अड्डा में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेल के बारे में। व्हाट इज़ न्यूक्लियस, व्हाट इज़ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस, व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। इवन हमने वैक्यूल के बारे में भी काफ़ी अच्छी स्टडी कर ली थी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 4। तो हमने क्या पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी इज गिवन बाय रडल्फ वर्चो इन द ईयर ऑफ 1855। रडल्फ वर्चो ने क्या बताया? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्योंकि यही बात जो इसने बोला, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बात दो साइंटिस्ट बोलना भूल गए थे। दैट इज मैथियाज स्केलेटन एंड थियोडोर स्वान। 1838 और 1839 में उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिरकार ये सेल्स आ कहाँ से रहे हैं। तो ये टर्म जो इनका ड्रॉबैक था, उस चीज़ की कमी किसने पूरा किया है? तो रडल्फ वर्चो ने। तो हमने सेल के बारे में यही पढ़ा। ये देख रहे हो, ऑल द लिविंग सेल्स, जितने भी आप देख रहे हो, इवन मैं जो बोल रही हूँ, मैं आज जिंदा हूँ, आप जो जिंदा हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल। ठीक है, आपका जो घर खड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिक, वो ब्रिक आपका क्या हो गया? वहाँ पे सेल कहलाएगा। समझ में आया? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ लिविंग सेल्स। बिकॉज मैंने बताया था कि हमारे छोटे छोटे मिलके क्या होते हैं, बड़े बनते हैं। तो वैसे ही सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम एंड देन पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द सेल डिवीजन। अब देखो, सेल डिवीजन यानी कि सेल जब डिवाइड करते होंगे, तो बताया था कि एनिमल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम बोलो या सेंट्रियोल बोलो, जो हमारे एनिमल में प्रेजेंट होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। आप में जो ग्रोथ हो रहा है, आप में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इवन एडोलेसेंस फेज, प्यूबर्टी फेज, तो ये सब क्यों हो रहा है? सेल डिवाइड कर रहे होंगे। तो ये किसकी वजह से कर रहे हैं? सेंट्रियोल की वजह से पढ़ रहे हैं। तो हमने इतना पढ़ लिया था। फिर हमने क्या बताया था आपको कि न्यूक्लियस क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस जो आपके हुए क्या होते हैं? डबल लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। डबल लेयर मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होगा। आउटर मेम्ब्रेन जो कि हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों किससे बने हुए थे? आपके लिपिड से बने हुए थे। और हमने क्या पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर का काम क्या था? तो न्यूक्लियर पोर क्या कर रहे थे? आपके एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में यूजफुल थे। जैसे लाइक ये फिगर देख लो, ये हमारा क्या है? आउटर, ये हमारा इनर। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा फिगर आप लोगों ने बनाया था। इस चीज को हमने क्या किया, रुक जाओ पहले, ये हमारा क्या है? नॉर्मल सेल। इसका हमने इतना डाइसेक्ट किया। डाइसेक्ट करने के बाद क्या देखा? इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों के दोनों लिपिड से बने हुए थे। और ख़ास बात इनकी क्या, इन दोनों के बीच क्या थे? आपके न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट थे। न्यूक्लियर पोर से क्या होता है? मतलब कि उनके बीच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन या एवरीथिंग, ये कौन करता है? फैसिलिटेट। तो न्यूक्लियर पोर करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस आपका क्या होता है? न्यूक्लियस जो कि आपका जस्ट लाइक ब्रेन की तरह काम करते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का काम करने का। तो किसी भी सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम किसने किया था? तो न्यूक्लियस ने किया था। तो न्यूक्लियस की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, न्यूक्लियस क्या होते हैं? दिस इज योर सेल की फिगर है आपकी। ये बीच वाला पार्ट आपका क्या कहला रहा है? न्यूक्लियस कहला रहा है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। तो हम लोग क्या देखे थे? ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट हुए थे। फर्स्ट वन इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म, याद आ रहा होगा सब पिछला लेक्चर। एंड द सेकेंड वन इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके दो कंपोनेंट आए थे। कौन कौन से? न्यूक्लियोलस एंड द सेकेंड वन इज योर क्रोमैटिन मटेरियल। इतना हमने पढ़ लिया था। तो देखो, न्यूक्लियोलस का काम क्या था? राइबोसोम का फॉर्मेशन, यानी कि आपके बॉडी में, सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द राइबोसोम।
और राइबोसोम को फॉर्म कौन कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोलस फॉर्म कर रहे हैं। मॉम से डैड, देखो मॉम डैड का जो कैरेक्टर होता है वो बच्चे में आता है, माता पिता का जो कैरेक्टर है वो बच्चों में आ रहा है। तो ये जो बच्चों में कैरेक्टर लाने वाले कैरेक्टर को क्या बोला गया है, क्रोमैटिन मटेरियल। या तो ये आपके डीएनए रहेंगे या आरएनए रहेंगे। समझ में आया? अब बात करते हैं क्या आज के लेक्चर के बारे में। ये देखो ये आपका न्यूक्लियोलस है जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन। प्रोटीन कैसे फॉर्म करेगा, तो राइबोसोम को बना करके। तो राइबोसोम में क्या होते हैं ना, 2 यूनिट से मिलके क्या होते हैं, राइबोसोम बनते हैं। 2 यूनिट यानी कि एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट है। प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं अलग होते हैं एंड यूकैरियोटिक में जो होते हैं अलग होते हैं। समझ में आया? आज का लेक्चर है हमारा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसे को पढ़ने से पहले क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी कि इसके पास भी क्या होंगे, मेम्ब्रेन होंगे, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन होंगे। इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड, देखो यहाँ पे सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी वर्ड यूज किया है मैंने, तो सिस्टर्नी और एक क्रिस्टा 2 वर्ड यूज करूंगी। ये देखो इधर सिस्टर्नी एंड क्रिस्टा, CISTERNAE। ये जो सिस्टर्नी वर्ड है आपका कहाँ पे आ गया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। वहीं आपका क्रिस्टा वर्ड रहेगा कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टर्नी वर्ड आपके गोल्गी बॉडीज में भी आए हैं, ठीक है। इट इज मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड एक्सटेंड्स थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। देखो मैंने पहले से एक रफ डायग्राम बना रखा है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिरकार इनका काम क्या होते हैं। तो आप जितने भी सेल को देख लोगे, सेल के अंदर जो नेटवर्किंग सिस्टम है, मतलब कि पूरे सेल के अंदर ऐसा ऐसा जो फैला रखा है रायता, ये कौन करता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करते हैं। इट इज़ अ मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड एक्सटेंड्स थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है, ये यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से, यानी कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और कहाँ तक जाते हैं पूरा फैलते हुए, तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक जाते हैं। ये लाइन समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एक्सटेंड्स थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन। होप सो ये पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों। ये देखो ये आपका 3D सेक्शन है। देखो अब इसमें आप क्या देख रहे हो, बीच में आपका न्यूक्लियस है। जो आप होल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज योर न्यूक्लियर पोर। बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो पोर होते हैं उसको क्या बोला गया है, न्यूक्लियर पोर। ये देखो ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है। हर जगह आप क्या देख रहे हो कि इनके यहाँ से ब्रांचिंग निकल रहा है, न्यूक्लियर पोर से ब्रांचिंग निकल रहा है। दैट ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज योर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि जो किसी भी सेल में स्केलेटन का काम करते हैं दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो आपके टिब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, और इवन सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी बोल रही हूँ, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या आते हैं, आपके सिस्टर्नी आते हैं। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्या आएगा, क्रिस्टा। क्लियर हो गया? अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से वो 3 फॉर्म है आपके, लॉन्ग ट्यूब, वेसिकल एंड सिस्टर्नी, जो कि आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जस्ट लाइक ये देखो इस फॉर्म में। इसके भी 3 फेज होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज, यानी कि जो सिस फेज को हम लोग क्या बोले हैं, सिस्टर्नी बोल रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपके 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, कोई भी चीज़ को हम लोग रफ क्यों कहते हैं, मानो कि आपका जो फर्श है जहाँ आप खड़े हो बैठे हो वो चीज़ आपको रफ लग रहा है, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल गंदगी वहाँ पे होगा, यानी कि ग्रैन्युलर फॉर्म में कुछ ना कुछ वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑफ कोर्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी आप क्या देखोगे कि रफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। दैट जो कुछ कुछ मैं बोल रही हूँ वो आपका राइबोसोम है। अगर
इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। वहीं अगर राइबोसोम एब्सेंट रहेंगे वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप फर्श साफ कर दोगे वहाँ कुछ प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो वो आपका स्मूथ कहलाएगा। यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें क्या बोला गया है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। समझ में आया? ये रहा आपका फंक्शंस ऑफ ईआर। देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अब देखो बताया था कि न्यूक्लियस का एक कंपोनेंट दैट इज योर न्यूक्लियोलस, ये क्या करते हैं, राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास क्या होते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को क्या कह सकते हैं हम लोग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं। वहीं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास क्या होते हैं, ये चीज़ एब्सेंट होते हैं। क्या, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जैसा राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम हमारा कहाँ प्रेजेंट है, रफ में प्रेजेंट है, स्मूथ में एब्सेंट है। इसलिए वो क्या सिंथेसिस करते हैं, लिपिड हो गया, आपके फैट्स हो गए, ये सब कौन सिंथेसिस करता है, आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इट शोज बायोजेनेसिस, बायो मतलब कि लाइफ के जो फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो ये कौन करता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज अ हार्मोन। मैंने बताया कि यहाँ पे प्रोटीन कौन फॉर्म कर रहा है, आपका रफ वाले पार्ट, लिपिड कौन फॉर्म कर रहे हैं, स्मूथ वाले पार्ट। तो इन दोनों मिलकर क्या करते हैं, हार्मोन्स को और एंजाइम्स को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इट फॉर्म्स अ नेटवर्क